तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीएस सुधा जी पढ़ रहे हैं और आज हम लोगों का जीएस सुधा खत्म मतलब कि एंड हो जाएगा और उसमें बायोलॉजी एंड होगा, जीएस सुधा एंड नहीं होगा। अभी कम से कम 1 से 2 हफ्ते लगेंगे। तो इसमें हम लोग आ गए हैं रुधिर। कहाँ तक आ गए हम लोग? रुधिर तक पढ़ लिए हैं और यहाँ से रुधिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ये 14 है, 25 तक हम लोग जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रुधिर। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे रुधिर और रुधिर को हम लोग कर देते हैं धीर। और ये क्यों नहीं हो रहा है, हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं रुधिर में। ठीक है, तो रुधिर, रुधिर का संगठन देखिए। रुधिर शरीर में पाया जाने वाला कोमल ऊतक सॉफ्टेस्ट टिश्यू है जो शरीर का भाग का लगभग 7% है। कितने परसेंट? 7% है। रक्त का माध्यम हल्का क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। रुधिर शरीर में गैसों, पोषक तत्वों, हार्मोन्स, अपशिष्ट पदार्थों आदि के संचार के लिए माध्यम उपलब्ध करवाता है। आप देखेंगे ब्लड प्लाज्मा 55% और रक्त कोशिकाएं होती हैं ब्लड में कितनी? 45%। 55 में देखिए प्लाज्मा में अकार्बनिक तत्व होता है, पोषक तत्व होता है और प्लाज्मा प्रोटीन होता है। और रक्त कोशिकाएं देखिए 45% में लाल रक्त कणिका है और श्वेत रक्त कणिका है और रक्त प्लेटलेट्स है। रक्त मुख्यतः 2 अवयव से मिलकर बना है, रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिका। रक्त प्लाज्मा देखिए, रक्त, यह रक्त का तरल भाग है जो केवल रक्त का 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल और प्लाज्मा प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थ, हार्मोन्स, एंजाइम, गैस, O2, CO2, N2, पोषण पदार्थ, एंटीबॉडी पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजन जो होता है यकृत में बनने वाला प्लाज्मा प्रोटीन जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता है। फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाने में क्या काम करता है? फाइब्रिनोजन। ग्लोब्यूलिन, ये होता है रक्त में बनने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है जो शरीर की प्रतिरोधक मात्रा में सहायक करता है। रक्त कोशिका, रक्त में ये रक्त का 45% भाग बनाता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: लाल रक्त कणिकाएं RBC, एरिथ्रोसाइट्स श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, ल्यूकोसाइट्स और रक्त प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोकाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं RBC, इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। 120 दिन का होता है। यह ऑक्सीजन O2 का वहन करती हैं और स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं के केंद्रक अनुपस्थित होता है। जैसे अपवाद ऊंट और लामा में लाल रक्त कणिकाओं का केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये अपवाद है। हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग वर्ण में शरीर का रुधिर रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। यह अगैसीय की जीवों में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में लोहा भाग हीम तथा प्रोटीन ग्लोबिन द्वारा बना होता है। अस्थि मज्जा में WBC का निर्माण होता है। अस्थि और WBC का विनाश हिमोलिसिस या प्लीहा या यकृत में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6, B12, फोलिक अम्ल WBC के निर्माण में सहायक होते हैं। RBC की गणना हीमोसाइटोमीटर यंत्र द्वारा होता है। हीमोसाइटोमीटर मापक यंत्र से मापी जाती है। नोट, प्लीहा में WBC को कब्रिस्तान कहते हैं। प्लीहा को WBC का कब्रगाह या कब्रिस्तान कहते हैं। श्वेत रक्त कणिका है WBC का जीवन काल 13 से 20 दिन का होता है। यह रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है। यह WBC के केंद्र पर उपस्थित होता है केंद्रक, और संक्रमण में शरीर की रक्षा करता है। अतः इन्हें शरीर की प्रहरी या सैनी सोल्डर भी कहते हैं। WBC 2 प्रकार के होते हैं: गैंग्लियोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और नियोसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स देखिए, पहले देखते हैं। इसकी संख्या होती है WBC में 60 से 65% और इसमें केंद्रक बहुपालिका होती है और कार्य इसका हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करना न्यूट्रोफिल्स का कार्य होता है। बेसोफिल का कार्य 0.5 से 1% होता है। त्रिपालिक एस के आकार की होती है। इसे हेपरिन और हिस्टामिन तथा सेरोटोनिन और श्रावण करता है। इओसिनोफिल का द्विपालिका होता है, संक्रमण से बचाव करता है और एलर्जी प्रतिक्रिया का शामिल करता है। एग्रेनुलोसाइट एग्रेनुलोसाइट इसे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट पहले देखते हैं। लिम्फोसाइट होता है 20 से 25%। ये बड़ी गोली आकार की होती है, केंद्रक में बड़ी गोली होती है। इसका कार्य होता है 2 प्रकार की होती है, बी और टी। लिम्फोसाइट ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है
और मोनोसाइट 6 से 8% बिन आकृति की होती है। यह हानिकारक जीवाणु का भक्षण करती है। मोनोसाइट मोनोसाइट अत्यधिक सक्रिय जीवाणु भक्षी कोशिका होती है। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, टी लिम्फो और बी लिम्फो। लिम्फो के सबसे लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। लिम्फोसाइट सबसे छोटी स्मॉल डब्ल्यूबीसी है। नोट, यह शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है। एड्स पर होने पर इसकी संख्या बहुत कम हो जाती है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है लिम्फोसाइट की। रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोप्लास्टिन का श्रावण करता है जो रक्त स्कंदन में सहायता करता है। यह रक्त में इसकी संख्या लगभग 3 लाख घन मिमी होती है, रुधिर या प्लेटलेट्स की। इनका जीवन काल 1 सप्ताह होता है। रुधिर के कार्य, ऑक्सीजन परिवहन पहला कार्य इसका। ऑक्सीजन परिवहन मतलब ऑक्सीजन को लेना, देना, भेजना, ये सब इसका कार्य होता है। ऑक्सीजन परिवहन का भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है। कोशिकाओं उचित दशा बनाए रखना, कोशिकाओं का उचित दशा बनाए रखना, जल संतुलन, रक्त स्रावण को रोकना, शारीरिक ताप का नियंत्रण करना, रोगों से रक्षा करना, हार्मोन्स का परिवहन और उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। रुधिर वर्ग देखिए, ब्लड ग्रुप्स। सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने ज्ञात किया कि सभी मनुष्यों में रुधिर एक समान नहीं होता, परंतु रुधिर लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का प्रोटीन और एंटीजन कारक का भिन्न होता है। लैंडस्टीनर ने बताया कि मनुष्य के जीवन या शरीर में गलत रक्तदान के कारण होने वाले अभिश्लेषणों के 2 प्रकार के प्रोटीन कारक होते हैं, एंटीजन या एंग्लूटिनोजेंस। एंग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं इसको, थोड़ा नाम अजीब है भैया। एंग्लूटिनोजेंस कहते हैं। ये सदैव लाल रुधिर कणिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगे हुए पाए जाते हैं। एंटीजन प्रतिजन ग्लाइकोप्रोटीन ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत रहते हैं। क्या एंटीजन प्रतिजन ये पीढ़ी दर पीढ़ी ग्लाइकोप्रोटीन वंशानुगत रहते हैं। एंटीबॉडीज या एंग्लूटिनोजन जो होता है इसे एंग्लूटिनोजन भी कहते हैं। ये रुधिर प्लाज्मा का सीरम में पाया जाता है। रुधिर प्लाज्मा के सीरम में पाया जाता है एंटीबॉडीज। रुधिर स्कंदन या चोट लगने पर घायल प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित करता है जो रुधिर स्कंदन प्रारंभ करता है। रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया लगभग 2 से 8 मीटर होती है। मनुष्य के चारों ओर रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। फिर उसके 4 रुधिर वर्ग पाए जाते हैं और इसमें होता है ए बी और ओ। आइए वर्ग में उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडी देखते हैं। वर्ग ए रुधिर में एंटीजन होता है ए और एंटीबॉडी होता है बी। वर्ग बी में होता है एंटीजन बी और एंटीबॉडी होता है ए। और वर्ग ए बी में होता है एंटीजन ए और एंटीबॉडी इसमें नहीं होता। वर्ग ओ में होता है एंटीजन नहीं होता और एंटीबॉडी होता है। अब रक्तदान के लिए रुधिर वर्ग देखिए। रक्तदान के लिए रुधिर वर्ग देखिए कि किसको रक्त दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं, क्या सिस्टम है इसका। देखिए रक्तदान के लिए रुधिर वर्ग ए जो है ए और ए बी को दे सकता है और ओ और ए बी से ग्रहण ले सकता है, ओ और ए से ले सकता है। ए जो है ए और ए बी को दे सकता है और ओ और ए से ले सकता है। बी जो है बी और ए बी से दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ और बी से ले सकता है। ए बी जो है वो ए और बी से को दिया सकता है और ले सकता है वो ओ बी ए बी और ए से लिया सकता है, मतलब चारों से ले सकता है। ओ जो है वो दे सकता है ए बी और ओ दे सकता है और लेकिन ले सकता है सिर्फ ओ से ही ले सकता है और किसी से ले नहीं सकता। परमिशन ही नहीं है कि भैया तुम ना लो। नेक्स्ट है नोट, रुधिर वर्ग ओ को सर्वाधिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर और रुधिर वर्ग ए बी को सर्वाधिक ग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। मतलब ओ है सबसे सबको दे सकता है और ए बी सबसे ले सकता है। आर एच फैक्टर रिसस बंदर होंगे इसमें। आर एच फैक्टर का एंटीजन, इस एंटीजन की खोज लैंडस्टीनर ने वीनर रिसस बंदर की लाल रुधिर कणिकाओं से ज्ञात किया था। यह व्यक्तियों में रक्त में यह तत्व पाया जाता है। यह रक्त आर एच सहित कहलाता है।
इनके रक्त में नहीं पाया जाता, इनका रक्त आरएच रहित कहलाता है। रक्तदान में समय आरएच फैक्टर भी जांच होती है, रक्तदान में समय आरएच फैक्टर की भी जांच होती है। पाचन तंत्र यहाँ से देखेंगे हम लोग को, अब ब्लड यहाँ से खत्म हो गया, अब देखेंगे पाचन तंत्र। क्या देखेंगे यहाँ से? पाचन तंत्र। परिचय। भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन के जटिल और अघुलनशील पोषक पदार्थों को सरल व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। इस क्रिया को क्रियान्वित करने के लिए एक संपूर्ण तंत्र आवश्यक कार्य करता है, इसे पाचन तंत्र कहते हैं। भोजन के पाचन की प्रक्रिया 4 चरणों में होती है। आइए देखते हैं। पहले अंतःग्रहण, पहले खाएंगे, फिर पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा और फिर स्वांगीकरण होगा, और उसके बाद से बहिक्षेपण होगा। मनुष्य के पाचन तंत्र के अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया गया, आहार नल और सहायक पाचन ग्रंथियां। पाचन सिस्टम। आहार नल जैसे मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसनली और आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। बड़ी आंत में होता है आपका सीकम, बाह्यदांत्र और मलाशय, ये होता है बड़ी आंत में। सहायक पाचक ग्रंथियां में लार ग्रंथियां होती हैं, पित्ताशय होता है, गोलब्लैडर होता है, यकृत होता है, लीवर होता है, अग्नाशय होता है, पैनक्रियाज होता है, और उसके बाद से ग्रहणी होता है, डोडेनम होता है, और उसके बाद से मध्यांत्र होता है, जंजनम होता है, और इलियम होता है, इलियम होता है। छोटी आंत में सॉरी देखिए, ये छोटी आंत का ही भाग है भाई, ये अलग से हो गया था, क्योंकि छोटी आंत के भाग है ग्रहणी, मध्यांत्र और इलियम, ये छोटी आंत के भाग है। आहार नाल। आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। गूदा पर समाप्त होती है। मनुष्य की आहार नाल लगभग 10 मीटर लंबी होती है। यह आहार नाल निम्नलिखित मुख्य भागों में विभाजित होती है। मुख गुहा, मुख गुहा के बाद है आपका ग्रसनी, मुख गुहा के बाद है आपका ग्रसनी और ग्रासनली और आमाशय और आंत। यहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ, ये जिह्वा हो गया, मुख गुहा होगा, ये जो आ रहा है ये ग्रसनी हो गया, ये आ गया आपका पेट से जुड़ा होता है आमाशय हो गया, ये डायफ्राम हो गया, ये यहाँ से ये पित्ताशय, पित्त भंडारित करता है यहाँ पे, ये पित्त नली हो गया, यहाँ से जो ऐसे अटैच हो रही है, ये यकृत हो गया, ये पूरा जो आपका है, ये अग्नाशय हो गया, जैसे पैनक्रियाज बोलते हैं, यहाँ पे यहाँ से आपका भोजन निकलता है, ये प्रशिका होगा, और ये कूदा द्वार हो गया, यहाँ से आपका भोजन इस छोटी आंतों में इधर उधर घूमता रहता है, घूमते हुए फिर यहाँ से कनेक्ट होगा, फिर ऐसे आएगा बड़ी आंत में, फिर घूम के इधर से छोटी आंत में से आप सुबह ऐसे निकाल देंगे, हो जाएगा आपका काम, हो गया आपका शरीर का भोजन का रूप। मुख गुहा। मुख गुहा आहार नल का अगला भाग या पहला भाग होता है। मनुष्य का मुख एक दरार के समान होता है जो दोनों जबड़ों के बीच स्थित होता है, या एक गुहा जिसे मुख गुहा कहते हैं में खुलता है। मुख गुहा में दांत और पेचिश जिह्वा होती है जो प्रत्येक दांत जबड़े में स्थित सांचे में घसे होते हैं। मुख गुहा के ऊपर भाग के ऊपर को तालु कहते हैं। जिह्वा देखिए, जिह्वा स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशी अंग है, इसे फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा के आधार से जुड़ी होती है। इसके ऊपर एक बहुत छोटे से अंकुर होते हैं, इन्हें स्वाद नलिकाएं कहते हैं। इनके स्वाद नलिका में विभिन्न स्वाद जैसे कि मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जैसे कि कड़वा, खट्टा यहाँ लगता है, दोनों साइड खट्टा लगता है, नमकीन यहाँ लगता है दोनों साइड में, और मीठा यहाँ आगे भाग पे मीठा आपका लगता है। आप पूछेंगे अब तीखा कैसे लगता है, तो खट्टा और कड़वा मिलकर तीखा बना देंगे। दांतों के अध्ययन को दंत विज्ञान ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के जीवन में 2 प्रकार के दांत आते हैं। इस अवस्था को द्विबारदंती कहते हैं। विषमदंती प्रकार का दंत विन्यास अर्थात ये आकार के मापन में भिन्न होते हैं। चूंकि ये दांत जबड़े में घिस फंसे होते हैं इसलिए इसे गर्ददंती कहते हैं। वयस्क मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृदंत, रत्नक और अग्रचौड़क और चौड़क। कृदंत देखिए, ये सबसे आगे वाला दांत होता है, इसका कार्य भोजन को काटना होता है, कृदंत। रत्नक होता है, नुकीले दांत होते हैं, इसका कार्य भोजन को फाड़ना होता है। रत्नक का कार्य भोजन को फाड़ना होता है। अग्रचौड़क जो होता है, चवड़क, ये अग्रचौड़क और चवड़क ये
गाल दांत के उत्तक कहते हैं, इसका भोजन का कार्य पीसना होता है। ये तीसरे चवड़क लगभग 20 वर्ष की आयु में निकलते हैं और इन्हें बुद्धि दांत कहते हैं। ये सबसे अंत में निकलने वाले दांत होते हैं। ये मनुष्य की बुद्धि दांत या रत्नक अवशेषी संरचना है। यहाँ देखिए, ये जो आगे के 4 दांत हैं, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, कृदंत है। ये क्या है, कृदंत है। और ये जो 2 दांत हैं नुकीले वाले, इनको क्या कहते हैं, रत्नक कहते हैं। और ये अग्र चमड़क होते हैं आपके 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, और ये चमड़क होते हैं लास्ट में 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। कितने हो गए, 1 2 3 4, 3 3 है ना, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 32। दांत की ऊपरी परत को इनेमल कहा जाता है और यह मनुष्य का सबसे कठोर भाग होता है, इनेमल। इसके 98% भाग कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसे फ्लोरीन सुदृढ़ कहते हैं। मुख गुहा में पाचन, मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए भोजन व पाचन मुख गुहा में शुरू होता है और यहाँ पर भोजन को दांतों द्वारा चबाया और पीसा जाता है। लार भोजन में अच्छी तरह से मिलकर भोजन को लुगदी बदल देता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। लार में उपस्थित एंजाइमों द्वारा भोजन का निम्नलिखित प्रकार के पाचन होते हैं। प्यूसिंग, यह भोजन को चिकना बनाता है और इससे भोजन को निकालने में आसानी होती है, प्यूसिंग। टाइलिन, यह भोजन में उपस्थित मड को माल्टो शर्करा बदल देता है। लाइसोसोम्स, यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में पॉलीसेकेराइड को पचाकर जीवाणुओं को मारता है। मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रसनी कहते हैं। यह 2 छिद्र पाए जाते हैं। निचला द्वार या आहार नल के अगले भाग अर्थात ग्रसनी में खुलता है। कंठ द्वार यह श्वसन नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है जो से एपिग्लोस्टिक कहते हैं। भोजन के करने के दौरान एपिग्लोस्टिक कंठ द्वार के ढक देते हैं, जैसे भोजन श्वसन नली में नहीं जा पाता, जहां जाना होता है वहीं जाता है। क्या, एपिग्लोस्टिक कंठ द्वार पर ढक देता है। कौन सा, एपिग्लोस्टिक कंठ द्वार को ढक देता है। ग्रसनी, यह समांतर 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। यह मुख और नासागुहा के पिछले अगले भाग गले का एक भाग है जो ग्रसनी और श्वास नलिका के ऊपर होती है। ग्रसनी कोशिकाओं, कशेरुकियों और अकशेरुकियों दोनों में पाई जाती है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। यह मुख और नासागुहा के पीछे गले का एक भाग है जो ग्रसनी और श्वास नलिका के ऊपर होती है। ग्रसनी जो होती है अकशेरुकियों और कशेरुकियों दोनों में पाई जाती है। ग्रसनी के माध्यम से ही भोजन और वायु का क्रमशः स्वरियंत और गशगा में ले जाता है। ग्रास नली, मुख गुहा से भोजन निगल द्वार के माध्यम से ग्रसनी तक पहुंचता है। ग्रसनी एक लंबी नली होती है जो अमाशय में खुलते, इसका दीवार पेशियों और संकुचनशील होता है। यह भोजन पहुंचने से ग्रसनी का दीवार संकुचन और सिकुड़न द्वारा शुरू होता है। इस क्रिया को क्रमाकुचन कहते हैं। ग्रास नली में भोजन की पाचन क्रिया नहीं होती, यहाँ से भोजन अमाशय में पहुंचता है। अमाशय देखिए, स्टमक। अमाशय वक्ष गुहा में बाईं तरफ स्थित है। ये 3 भाग होते हैं, अग्र भाग और कार्डिक, और मध्य भाग फंडिक। पश्च भाग जठर निर्गमी। अमाशय की भीतरी दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अमाशय का पाचन, अमाशय में उपस्थित कठोर ग्रंथियां जठर रस या श्रावण करती हैं जो अम्लीय और हल्के पीले रंग की होती है। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। म्यूकस स्रावित करने वाले स्लेम ग्रीवा कोशिकाएं, पेप्टिक अथवा मुख्य कोशिकाओं में पेप्सिनोजन का स्राव करती है। ऑक्सीटिन कोशिका और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नौज के कारण स्राव करती है। नौज कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। नौज कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने से सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है और प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का pH मान 1.8 होता है जो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करने के साथ साथ अमाशय में उचित अम्लीय माध्यम तैयार करता है। म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की रक्षा करता है। म्यूकस रेनिन दूध की उपस्थिति और कैसिनोजन प्रोटीन को कैसिन में बदलता है और मुख्यतः शिशुओं में ये पाया जाता है। रेनिन में कैसिनोजन प्रोटीन को कैसिन में बदलता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। हाथ देखिए, स्टेटाइन। मानव हाथ की लंबाई 20 से
23 फीट होती है और शाकाहारियों में आंत की लंबाई अपेक्षित अधिक होती है ताकि भोजन के पाचन के पश्चात अवशोषण हेतु अतिरिक्त सतह क्षेत्र मिल सके। मनुष्य के आंत दो भागों में बांटा गया, छोटी आंत, बड़ी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए, आहार, छोटी आंत या आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत में पित्त रस, अग्नाशय रस और आंत रस का आपस में मिल जाते हैं। ये तीनों भाग में व्यक्त होती है, ग्रहणी, मध्यांतरांत और शेषांत। इलियम, ग्रहणी का आकार अंग्रेजी के सी आकार का होता है। छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में अम्लान आने के बाद इसमें 3 पाचक रस, पित्त रस, अग्नाशय रस और आंत रस निकलते हैं। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन नहीं हो पाता, क्योंकि पित्त रस का वसा का एमिलीय से गाढ़ बनता है। नेक्स्ट पित्त रस देखिए, बाइल जूस मुझे बोलते हैं। कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में है लवण, पित्त लवण और पित्त लवण, बिलिरुबिन तथा बिलिरुबिन। और कार्बनिक में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोनेट ग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट। अग्नाशय रस क्षारीय होता है, जो अग्नाशय रस, ये सर पैनक्रियास जूस हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। अग्नाशय रस क्षारीय होता है जो अग्न्याशी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसमें 98% जल और 2% एंजाइम, लवण और सोडियम कार्बोनेट होता है, इसलिए इसे रस पाचक रस, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसमें इमाइलेज, ट्रिप्सिन, माइकोट्रिप्सिन, इमाइलेज ट्रिप्सिन, माइकोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज तथा इमाइलेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। आंत रस देखिए, इंसेटाइनल रस या जूस, यह हल्का पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है जो आंत ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। यह प्रतिदिन 2 से 3 लीटर आंत रस स्रावित होता है। आंत रस में निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। सुक्रोज, यह सुक्रोज चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। माल्टोज, यह माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टोज, यह लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में दोनों बदलता है। लैक्टोज। इरेप्सिन, यह डाई तथा ट्राई पेप्टाइड प्रोटीन के अवयव को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। लाइपेज, यह एमिलीकृत वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी सहित बदल देता है। छोटी आंत देखिए, बड़ी आंत, छोटी आंत से होते हुए आहार नाल का अगला भाग बड़ी आंत में खुलता है। छोटी आंत, बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी किंतु लंबाई में छोटी होती है। मनुष्य की इसकी लंबाई जो होती है, मनुष्य में इसकी 1.5 मीटर से चौड़ाई उसकी होती है 7.5 सेंटीमीटर होती है। यह सेमी होती है, सेंटीमीटर है भाई, सेमी होती है। यह उदर गुहा के निचले दाहिने भाग में प्रारंभ होता है। इसमें उपस्थित चूपक कोशिकाएं श्लेष्मा का स्रावन करती है और यह अपचित भोजन व जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत 3 भागों में व्यक्त होती है, सीकम, कोलन और मलाशय। सीकम, कोलन और मलाशय। आइए देखते हैं भोजन का अवशोषण। भोजन ग्रहण किए गए भोजन को विस्तारित होकर रुधिर तक पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। यह मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में सरल घुलनशील पचा हुआ भोजन निम्नलिखित रूप में होता है: कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, वसा, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, मोनो डाइऑक्साइड और ट्राइग्लिसराइड। पचे हुए भोजन में पूर्ण अवशोषण के लिए आंत में अधिक क्षेत्रफल होना चाहिए, इसलिए इसे छोटी आंत के भित्ति पर अनगिनत उंगलियों के आकार का रसांकुर विल्ली पाए जाते हैं। इनका आकार अवशोषण की प्रक्रिया के लिए अधिक सतह प्रदान करना है। ग्लूकोज और अमीनो अम्ल रसांकुर और श्लेष्म का एपिथेलियम स्तर में विस्तारित होकर आंत कोशिकाओं में प्रवेश करती हैं। कोशिकाएं आपस में मिलकर यकृत निर्वात सिरा बनाती हैं। स्वांगीकरण, पचे हुए भोजन पदार्थों में जटिल घुलनशील पदार्थों के रूप में विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं द्रव में विलीन होने के कारण क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अमीनो अम्ल एंजाइम के प्रोटीन का भी निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल की आवश्यकता से अधिक होने पर यकृत द्वारा उसे अमोनिया और यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। सहायक पाचक ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां। मुख गुहा में मुख्य रूप से 3 लाल ग्रंथियां
पाई जाती हैं, जैसे कि कड़ पूर्व लार ग्रंथि, इसमें है कड़ पूर्व लार ग्रंथि, अधोजीवा लार ग्रंथि, अधोजीवा लार ग्रंथि के बाद से अब अधोनुज ग्रंथि, अब अधोनुज ग्रंथि, और सभी लार ग्रंथियों में लार स्रावित होती है, जिसमें से 99% जल और 1% एंजाइम होते हैं। लार में मुख्यतः दो प्रकार के एंजाइम टाइलिन व लाइसोजाइम होते हैं। लार में टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो भोजन को स्टार्च में डाइसैकेराइड माल्टोज में बदलता है, स्टार्च टाइलिन और माल्टोज में बदल देता है। लार में उपस्थित लाइसोसोम और थायोसाइनेट आयन भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट कर देते हैं, और भोजन में उपस्थित 30% मड स्टार्च को पाचन मुहां में होता है। मेढक व वेल में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती, मेढक और वेल में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती। यकृत, अब यहां से देखेंगे लीवर, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि जो डायफ्राम में नीचे उदार गुहा में स्थित होता है, इसे यकृत कहते हैं। यकृत कोशिकाओं को पित्त का स्राव होता है, या पित्त रस यकृत नलिकाओं से होते हुए एक पतली पेशीय थैली में सांद्रित व जमा होती है, विटामिन का संश्लेषण भी करता है। इसमें अतिरिक्त यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। यकृत के कार्य, पित्तरस व यूरिया का संश्लेषण करती हैं, पहले तो कार्बन पदार्थ का संग्रहण करती हैं, एंजाइमों का श्रावण करती है, हैपरिन का श्रावण करती है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण के लिए आयरन को संग्रहित करती है। यकृत, अग्नाशय पैनक्रियाज देखिए, अग्नाशय यकृत के बाद शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अंतरस्रावी नलिका विहीन और बाह्यस्रावी नलिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यह मुख्य रूप से दो ग्रोथल ऊतकों की बनी होती है। साइनोक्राइन ऊतक, अग्नाशय के अधिकांश भाग साइनोक्राइन ऊतक का बना होता है। अग्नाशय वाहिनियों द्वारा डोडियोनी डियोनिडम में खुलता है, डिओडिनम में खुलता है, डिओडोनम में खुलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अग्नाशय, अग्नाशय रस एसिनर कोशिकाओं में स्रावित होती है। इसमें पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसे मुख्यतः 5 पाचक एंजाइम होते हैं। इसमें 5 पाचक एंजाइम इमाइलेज, ट्रिप्सिन, कार्बोलिस, कार्बोक्सी, पेप्टिडेज, लाइपेज और न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। इसमें माइलेज, इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, जबकि ट्रिप्सिन प्रोटीन और लाइपेज वसा का पाचन करती है। एंड्रोकाइन ऊतक, इसमें विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है और लैंगरहैंस दीर्घकार कहलाते हैं। एंड्रोकाइन ऊतक या एंडोक्राइन ऊतक, इन दीर्घकाओं में अल्फा बीटा गामा पैप्सिन या एप्सिलॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, बीटा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय को प्रोत्साहित करता है। ऊतक कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के उपस्थित उपयोग को सुनिश्चित करता है। इसकी उपस्थिति को ग्लूकोजन या ग्लूकोज का उपयोग नहीं हो पाता। एक बार फिर से पढ़ेंगे। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित को प्रोत्साहित करता है, संचय को प्रोत्साहित करता है और एवं ऊतक कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज में उपस्थित या उचित प्रयोग को सुनिश्चित करता है। इसकी अनुपस्थिति में ग्लूकोज का उपाचय नहीं हो पाता है, अतः रुधिर में इसका सांद्रण अधिक हो जाती है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज मात्रा मूत्र के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। अल्फा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाओं का ग्लूकागॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो यकृत में ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में परिवर्तित करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसे रुधिर में पहुंचाया जा सके। इसके अतिरिक्त यह इंसुलिन के प्रभाव के विरुद्ध कार्य करते हैं। पाचन तंत्र के रोग, पाचन तंत्र में संबंधित निम्नलिखित रोग होते हैं। इस पहला होता है एपेंडिसाइटिस, इसे अपेंडिस बोलते हैं। फिर पीलिया बोलते हैं, मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया और कब्ज बोलते हैं। और नेक्स्ट है प्रवाहिक बोलते हैं, जठर शोथ बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं और लीवर सिरोसिस बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहां से श्वसन तंत्र। श्वसन प्रक्रिया में जीव अपने शरीर की कोशिकाओं के पर्यावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं।
बाह्य श्वसन में जीव द्वारा सांस लेने या छोड़ने की प्रक्रिया होती है और अतिरिक्त श्वसन में जीवों के शरीर के तरल पदार्थ और ऊतकों के बीच गैसों का प्रसारण होता है। जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्योंकि ऑक्सीजन ही कार्बन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विघटन करके ऊर्जा प्रदान करती है। भोज्य पदार्थों में ऑक्सीकरण का यह प्रक्रिया श्वसन कराता है। श्वसन तंत्र के कार्य। ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण का कार्य संवहन तंत्र के माध्यम से होती है। संवहन तंत्र के माध्यम से शरीर के प्रत्येक कोशिका का ऑक्सीजन पहुंचती है। श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित भागों में संपन्न होती है। श्वसन की पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित भागों में संपन्न होती है। आइए देखते हैं। बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन। एक मिनट। बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन देखिए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जीवों व वातावरण में मध्य ऑक्सीजन के शरीर में प्रवेश करना, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया बाह्य श्वसन कहलाती है। श्वसन क्रिया फुफ्फुसों, लंग्स में उपस्थित होती है, इसलिए इसे फुफ्फुस श्वसन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन रुधिर से मिलती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। इसे गैसीय विनिमय, गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। स्तनधारियों में बाह्य श्वसन। पहले तो ब्रीथिंग के द्वारा और गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। श्वासोच्छ्वास मतलब ब्रीथिंग दो अवस्थाओं में पूर्ण होती है, निःश्वसन और उच्च श्वसन, अंदर और बाहर की तरफ। आइए, ब्रीथिंग के समय वातावरण में वायु का शरीर के अंदर फेफड़ों की पहुंचने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहलाता है। निःश्वसन के पश्चात CO2 युक्त वायु शरीर के अंगों से वातावरण से बाहर निकालना उच्छ्वासन कहलाता है। गैसों का विनिमय देखिए, गैसों का विनिमय फेफड़ों से होकर होता है। ब्रीथिंग के फलस्वरूप वायु फेफड़ों से विभिन्न वायु कोष्ठों में पहुंचाई जाती है। ब्रीथिंग के दौरान वायु का संघटक। निःश्वसन के दौरान अंदर ली गई वायु, इसमें होता है नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन होता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.3% और जल के वाष्पीकृत परिवर्तनीय होती है। बाहर निकालने के लिए ऑक्सीजन जितना लेते हैं उतना निकाल देते हैं और हम लोग ऑक्सीजन का प्रयोग कर सकते हैं 17 से 21-17 कर देते हैं, 4%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 से हम लोग 4% कर देते हैं कि भैया लो, और संतृप्त होते हैं जल के वाष्प। ऊतकों में फेफड़े के समान गैसीय विनिमय होता है। ऊतकों में फेफड़े के समान गैसीय विनिमय होता है। ऊतकों में सक्रिय उपापचय या फलस्वरूप कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इस कारण कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से रुधिर की विस्तृत होता रहता है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा रुधिर से अधिक रहने के फलस्वरूप यह रुधिर के ऊतक में कोशिकाओं को विस्तारित होता रहता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की अभिगमन का क्रम मुख्यतः फुफ्फुस और रुधिर ऊतक से होता है। गैसों का परिवहन। गैसों CO2 या O2 का फेफड़ों के शरीर कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा पुनः फेफड़ों तक वापस लाने की क्रिया गैसों का परिवहन कराता है। यह गैसों का परिवहन रुधिर के समान या रुधिर के माध्यम से होता है। ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः शरीर में पाए जाने वाले लाल वर्णक या हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हेमिटीन या हीम या एक आयरन पोरफायरिन होता है, जिसके केंद्रक में एक लौह परमाणु Fe पाया जाता है। ग्लोबिन यह एक रंगहीन प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन का लगभग 95% भाग है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन देखिए, और देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा होता है, जबकि 70% भाग बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमन होता है। लगभग 7% CO2 प्लाज्मा द्वारा घुले अवस्था में होता है। आंतरिक श्वसन। शरीर में रुधिर व ऊतक द्रव्य के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। सामान्यतः आंतरिक श्वसन कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। आंतरिक श्वसन के प्रकार। ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन वायवीय श्वसन या ऑक्सीजन की उपस्थित होने के वाली श्वसन क्रिया है। यह कोशिकीय श्वसन का जड़ कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है।
अनॉक्सी श्वसन या अवयवी श्वसन, यह जटिल या ऑक्सीजन की अनुपस्थित होने वाली श्वसन क्रिया है। अनॉक्सी श्वसन या अवयवी श्वसन, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थित में होने वाली श्वसन क्रिया है। इसके अंदर जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा ग्लूकोज कोशिका ईंधन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अनॉक्सी श्वसन समांतर जीव में पाई जाने वाली स्थिर ऊतकों में अंकुरित होने वाली या बीजों में फलों के अल्प समय में इसलिए होती है। किण्वन की अनॉक्सी श्वसन का प्रकार होता है। किण्वन भी अनॉक्सी श्वसन का प्रकार जीवाणुओं या यीस्ट की कोशिकाओं में होता है। जीवाणुओं या यीस्ट की कोशिकाओं में होता है। विभिन्न प्राणियों में श्वसन अंग। फेफड़ा, इसमें मनुष्य, पक्षी, मेढक, रेंगने वाले जीव। त्वचा होता है मेढक और केंचुए, त्वचा द्वारा होता है केंचुआ, मेढक और केंचुआ द्वारा। क्लोम द्वारा होता है मेढक, लार्वा और मछली का फेफड़ा। श्वसन द्वारा होता है कीट, इंसेक्ट, मेढक तीनों में है भाई। श्वसन नली द्वारा होता है कीट और इंसेक्ट। मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र के अंग। मानव श्वसन तंत्र के अंग निम्नलिखित है: नासिक, नोज और ग्रसनी, इसे फायरक्स बोलते हैं। और श्वसन नली, एक मिनट यार, श्वसन नली, फेफड़े, नासगुआ, स्वर यंत्र, श्वसनी और डायफ्राम। नासिका नोज देखिए, यह मनुष्य के नासिक मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसमें दो गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होते हैं। ये भीतर की ओर दो अलग अलग नासिका गुहा में खुलते हैं और ये गुहा एक लंबवत अस्थि में बना नसा पट्टिका द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। नसा पट्टिका द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। नासिका गुहा का छोटा अंग अग्रभाग, जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, प्रकोष्ठ कहलाता है। इस भाग को समांतर रोम युक्त त्वचा का स्तर होता है। रोम युक्त त्वचा का स्तर होता है। प्रकोष्ठ का नास गुहा का छोटा भाग या ऊपरी भाग घ्राण क्षेत्र और मध्य भाग निचला भाग श्वसन क्षेत्र कहलाता है। नासिका गुहा के दीवार घुमावदार पेट को जिसे कांची कहते हैं। नेक्स्ट ग्रसनी। नासिका गुहा में स्लेम झिल्ली का स्तर होता है जो स्लेम का श्रावण करती है। नासिका गुहा अंदर की ओर ग्रसनी के कंठ द्वार ग्लोटिस के समीप खुलता है और ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे एक छोटी संरचना स्वर यंत्र में खुलती है। श्वसन के दौरान स्वर यंत्र श्वास नली नाक और मुंह के बीच हवा का संचार करती है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। नासिका गुहा में स्लेम झिल्ली का स्तर होता है जो श्लेष्मा का श्रावण करती है। नासिका गुहा अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है और ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे एक छोटी संरचना स्वर यंत्र में खुलती है, लैरिंक्स में खुलती है। और श्वसन के दौरान यह स्वर यंत्र या श्वास नली नाक और मुंह गुहा के बीच वायु का संचालन करती है। स्वर यंत्र, लैरिंक्स, ये देखिए लैरिंक्सी। तो लैरिंक्स देखिए पहले, श्वसन मार्ग का वह हिस्सा जो ग्रसनी के श्वसन नली ट्रैकिया से जोड़ता है, कंठ या स्वर यंत्र कहलाता है। इसकी सहायता से ध्वनि निकलती है और निगलने, खांसने और श्वासोच्छ्वास के जैसी प्रक्रियाओं को सहायता करती है। साथ ही श्वसन मार्ग की सुरक्षा प्रदान भी करती है। श्वास नली ट्रैकिया। स्वर यंत्र श्वास नली में खुलती है और श्वास नली में विंड पाइप भी कहते हैं। श्वास नली को विंड पाइप भी कहते हैं। श्वास नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली हो सकती है और इसका व्यास लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। श्वास नली की पतली दीवारों की मजबूती प्रदान करने के लिए इसलिए बहुत से सी आकार की उपस्थित वलय की श्रृंखला पूरी श्वास नली में होती है। श्वास नली कह रहा हूँ, श्वास नली निचले की ओर वक्ष गुहा में पहुंचती है, जहां से दो श्वसनियों में विभाजित हो जाती है और श्वसनियों की श्वास नली की तरह विलय हो जाता है, ट्रैकिया की तरह विलय हो जाता है। प्रत्येक श्वास नली फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है और नासिक में श्वासनिकाओं का श्वसन यंत्र पूर्ण आंतरिक भाग में रोमक उपकला एपिथेलियम का बना होता है। कार्टिलेज एपिथेलियम का बना होता है, उपकला एपिथेलियम। फेफड़े देखिए, लंग्स यहाँ से देखेंगे हम लोग। मनुष्य के फेफड़े स्पंजी तथा गुलाबी थैलीनुमा संरचना है। फेफड़े का स्पंजी गुलाबी नुमा संरचना है।
जो हृदय के पास प्लूरल गुहा में स्थित होता है। प्लूरल गुहा, प्लूरल कैविटी के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है, जैसे पैराइटल 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 प्लूरा कहते हैं। मनुष्य के फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कुपिकाएं होती हैं। दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा के अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है। दायां फेफड़ा के 3 पालियों और बायां फेफड़ा में 2 पालियों बना होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन में प्लूरा तरल पदार्थ भरा होता है, जो श्वासोच्छ्वास के दौरान फेफड़े को फैलने और वास्तविक रूप में लौटने पे होने वाले घर्षण को कम करता है। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये होता है लॉरेंक्स जैसे बोलते हैं। ये फुसफुस गुहा है ऊपर वाला, ये ट्रैकिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा, ये डायग्राम है। ये एल्वियोल है, उसके बाद से ब्रोंकियोल्स है और श्वसन नली है। ये फुसफुस गुहा है, ये मुख गुहा, ये नाक गुहा, ये लट साइनेट है। आगे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डायफ्राम देखिए, वक्षीय गुहा का निचला तल एक पतली पट्टिका के द्वारा बंद होता है, इसे पट्टिका डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम निःश्वसन के समय संकुचित हो जाता है और श्वसन की क्रियाविधि समांतर 2 प्रकार से संपन्न होती है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलिसिस देखिए, इस चक्र को खोज एम्बेडन और मेयरहॉफ और पार्सन ने की थी। यह कोशिकीय श्वसन की पहली अवस्था है जिसमें ग्लूकोज की पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। यह क्रिया ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रक्रिया साइटोप्लाज्मा में संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र, इसकी खोज 1937 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स ने की थी। यह प्रक्रिया यूकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका झिल्ली में होती है। ग्लाइकोलाइसिस में प्राप्त पायरुविक अम्ल के दोनों अणुओं के ऑक्सीकरण होते हैं और इस चक्र में होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित हैं। श्वसन गुणांक, इसमें विमुक्त होने वाले CO2 का आयतन, प्रयुक्त होने वाली O2 का आयतन। श्वसन गुणांक के माप के लिए ज्ञानांग श्वसन मापी का उपयोग या उपकरण का उपयोग किया जाता है। श्वसन, कृत्रिम श्वसन, जब किसी व्यक्ति की जल में डूबने या विद्युत करंट लगने पर श्वसन प्रक्रिया रुक जाती है तो कृत्रिम वाष्पोच्छ्वास की प्रक्रिया का सहारा लेते हैं। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया का सहारा लेते हैं कृत्रिम श्वसन। इसकी सहायता से फेफड़े को पुनः संचालन संभव हो पाता है। श्वसन पर ऊंचाई का प्रभाव, पृथ्वी से ऊंचाई जाने पर हवा का घनत्व और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जब व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है तो उसके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। ऊंचाई पर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा में संतुलित स्तर पर लाए जाने के लिए शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन बढ़ जाता है, इसमें रुधिर में इनकी संख्या बढ़ जाती है और श्वसन दर भी अधिक तीव्र हो जाता है। श्वसन तंत्र में मुख्यतः रोग जैसे निमोनिया हो सकता है, सॉर्स हो सकता है, ब्रांकाइटिस हो जाता है, दमा हो जाता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है और उसके बाद से कोरिंजा हो जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथ, पहला अंतःस्रावी विज्ञान के जनक थॉमस एडिसन है। अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात रोग एडिशन रोग है, जो एड्रेनलिन ग्रंथ से संबंधित है। किससे? एड्रेनलिन ग्रंथ से संबंधित है। बाह्यस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त ग्रंथियां होती है, जैसे एंजाइम का स्राव होता है, इसे दुग्ध ग्रंथि या श्वेत ग्रंथि या अशु ग्रंथि या लाल ग्रंथि कहते हैं। क्या अश्रु ग्रंथि कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये नलिका विहीन ग्रंथि होती हैं। इनमें हार्मोन का स्राव होता है, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि आदि। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में से स्थित है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके
पश्च भाग में ऑक्सीटोसिन, इसके पश्च भाग में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन का स्राव होता है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है और यह व्यक्ति की वृद्धि, स्वास्थ्य, लैंगिक विकास आदि को नियंत्रित करता है। अतः यह मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। हाइपोथैलेमस शरीर के ताप, भूख, प्यास, तंत्रिका तंत्र सुरक्षा आदि सुरक्षा को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और इसे संकुचन में प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि यह श्वास नली के दोनों ओर लोरिक्स के नीचे स्थित होता है। यह गर्दन क्षेत्र में स्थित ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायरोक्सिन आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल होता है जिसका शरीर का विकास तथा बुद्धि को नियंत्रित करना है। थायराइड ग्रंथि ट्राई आयोडो थायरोनिन T3 बोलते हैं और थायरोक्सिन T4 हार्मोन का रिलीज करती है थायराइड ग्रंथि। एड्रेनालाइन लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे मिसप्रिंट नहीं हुआ है, धुंधला हो गया। एड्रेनालाइन को लड़ो या उड़ो, एड्रेलिन ग्रंथि बोलते हैं इसको, एड्रेलिन ग्रंथि बोलते हैं। लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं एड्रेनालाइन ग्रंथि। एड्रेलिन लिख दिया होते हैं यहाँ पे तो बढ़िया रहता। हालांकि मैंने अभी तक एड्रेलिन ही पढ़ा है, एड्रेनालाइन नहीं पढ़ा है। ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से बौनापन हो जाता है। एड्रेलिन की कमी से ग्रोथ हार्मोन की वजह से बौनापन हो जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि या पैराथायराइड हार्मोन का स्राव करती है। पैराथायराइड ग्रंथि पैराथायराइड हार्मोन का स्राव करती है, रिलीज करती है। पैराथायराइड हार्मोन रक्त को कैल्शियम की मात्रा को नियमित करती है। पीनियल ग्रंथि को आत्महत्या या आत्मा का स्थान या तीसरी आंख अवशोष भी कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि को आत्मा का स्थान या तीसरी आंख का अवशोषण भी कहा जाता है। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्चिम ऊपरी भाग में स्थित है जिसे मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। पिनियल ग्रंथि से कौन सा मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। थाइमस ग्रंथि द्विपालीय लसिका अंग है जो हृदय तथा महाधमनी के ऊपर फेफड़ों के बीच स्थित होता है। थाइमस ग्रंथि द्विपालीय लसिका अंग है जो हृदय और महाधमनी के ऊपर फेफड़ों के बीच स्थित होता है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। थाइमस ग्रंथि यह टी लिम्फोसाइट और टी सेल का निर्माण करती है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। लैंगरहैंस के द्वीप अग्नाशय में फैली हुई अंतःस्रावी कोशिकाओं की द्वीप है। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकान नामक हार्मोन का स्राव करती है। ग्लूकान रक्त में ग्लूकोज की मात्रा समान रखने में कार्य करता है। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं और इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला और पेप्टाइड हार्मोन है। लाल व भूरे रंग के उदर के ऊपर बाएं हिस्से में थाइमन ग्रंथि धागे के समान उपस्थित होता है। बहुत टिंग टिंग कर रहा है भाई, रुक जाओ एक मिनट। लाल व भूरे रंग के उदर के ऊपर बाएं हिस्से में थाइमन ग्रंथि धागे के समान उपस्थित होता है। हाइपोथैलेमस को अंतःस्रावी ग्रंथि या सुप्रीम कमांडर कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि तथा हार्मोन के अध्ययन को एंड्रोकाइनोलॉजी कहते हैं। अग्र व पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, वृद्धि हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन या सेमेटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। इसे वृद्धि को प्रेरित करता है। इसे अल्पस्राव, बौनापन और ड्वार्फिज्म, अतिस्राव, जाइकेड्स और क्रोमीलेगी होती है इससे। प्रोलैक्टिन हार्मोन यह स्तन ग्रंथियों की वृद्धि व इनमें दुग्ध निर्माण को नियंत्रित करता है। थायरॉइड प्रेरक हार्मोन थायराइड हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। पश्च पीयूष ग्रंथि का हार्मोन ऑक्सीटोसिन यह स्त्रियों में स्राव के समय गर्भाशयीय पेशियों के संकुचन और दूध ग्रंथियों में दूध के स्राव को प्रेरित करता है। एंटी डायूरिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन यह मुख्यतः वक्र पर कार्य करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन यह वक्र पर कार्य करता है। वक्र की दूरस्थ संवलित नलिकाओं से जल व आयनों को पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है और हाइपोसेक्रेशन या डायबिटीज या इंसिपिडिस का कार्य करता है।
अन्य अंतरस्राव ग्रंथियां, अन्य अंतरस्राव पीनियल ग्रंथि, इसमें हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन, और इसका कार्य होता है सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करना। थायराइड, ये थोरेक्सिन T4 और टाई आइडोथायरोइन आइडोथायरोइन T3, बड़ा अजीब अजीब नाम है यार, थोड़ा सा नाम हैवी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थायरोसिन T4 और आइडोथायरोइन जो होता है T3 होता है ये शरीर की उपापचयी दर को नियंत्रित करता है, उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग प्रजनन तक, इस वीडियो में प्रजनन तक तो पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने कहा था प्रजनन तंत्र तक पढ़ेंगे, तो प्रजनन तंत्र तक पढ़ेंगे। पैराथायराइड ग्रंथि, ये निकालता है पैराथायराइड हार्मोन या कार्पिक हार्मोन निकालता है, कॉर्पिक हार्मोन निकालता है। ये कैल्शियम और फॉस्फोरस आयन रुधिर के बीच का नियमन करता है। थाइमस ग्रंथि या थाइमोसिन निकालता है ग्रंथि, और इसमें टी लिम्फोसाइट व विकास और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है थाइमस ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, ये इंसुलिन का कार्य करता है, और इसमें रक्त में ग्लूकोज और नियंत्रण की मात्रा कम करता है। एड्रेनल ग्रंथि, एड्रेनलिन का कार्य करता है, ये तनाव को कम करता है। अब यहाँ से हम देखेंगे प्रजनन, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का स्टार्ट होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। अपना ख्याल रखिए, परिवार का खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।